नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोगों को यूजी और पीजी लेवल के सभी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। सभी क्लासेस की इंडिविजुअली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसमें आसानी से आपका वीडियो देख सकते हो। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलो, हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री स्टडी कर रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टडी करा रही थी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर एमओटी, जिसका नाम है यूनिट का नाम, उस एमओटी के अंदर हमने एमओटी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए थे। जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आप लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताए थे। आज हम उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन पे। तो आज हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑफ ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट ऑन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हमने एमओटी में भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रीटमेंट स्टडी किया था, यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ट्रीटमेंट ही स्टडी करेंगे। हमने बना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म होता है दो हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन को मैं HA से डिनोट करूंगी और दूसरे हाइड्रोजन को मैं HB से डिनोट करूंगी। एक हाइड्रोजन को हम HA से डिनोट किया जाएगा और एक दूसरा हाइड्रोजन HB से डिनोट किया जाएगा। इनके इलेक्ट्रॉन्स को भी डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं 1 और 2 से डिनोट करूंगी। हाइड्रोजन A से जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ा हुआ है एटॉमिक फॉर्म में, उसको हम 1 से कहेंगे, और हाइड्रोजन B से जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ा हुआ है उसको हम 2 से डिनोट किया जाएगा। मान लिया जाए कि इनिशियली HA और HB ये दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, मीन्स इनमें किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। क्या कहा मैंने? इनिशियली फर्स्ट कंडीशन हमने मानी कि HA एंड HB दोनों हाइड्रोजन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइटली है। The distance between HA and HB are infinitely. Infinitely है तो HA and HB दोनों के बीच में क्या नहीं है? इंट्रैक्शंस नहीं है। The interactions between HA and HB no interactions between HA and HB। HA और HB के बीच में किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन नहीं है। उस कंडीशन में हमने ये कहा HA के से रिलेटेड वेव फंक्शन साई A है और HB से रिलेटेड वेव फंक्शन साई B है। तो कल मैंने आप लोगों को VBT थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें हमने ये कहा था कि यदि दो न्यूक्लियाइयों के वेव फंक्शन साई A और साई B है तो उस पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन साई, इस पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन साई जो है वो हम डिनोट करेंगे साई A इंटू साई B इन दोनों के प्रोडक्ट से।
कल हमने एक थोरम पढ़ी थी। हमने ये कहा था कि दो न्यूक्लियाई हैं ए और बी। ए न्यूक्लियाई के साथ वेव फंक्शन साई ए है और बी न्यूक्लियाई के साथ वेव फंक्शन साई बी है। उन कंडीशंस में उस पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन, टोटल वेव फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, इस सिस्टम का टोटल वेव फंक्शन हम साई, ये इन दोनों वेव फंक्शंस के प्रोडक्ट से डिनोट करेंगे। अब हमने ये कहा कि HA और HB दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होना शुरू हो गई, या कहें कि दोनों एक उस डिस्टेंस पे आ गए जहां पे इनके बीच में इंटर अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया या मॉलिक्यूल बन गया। हमने ये कहा ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है HA का न्यूक्लियाई, ये है HB का न्यूक्लियाई। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को RAB से डिनोट किया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को RAB से डिनोट किया। ये दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ए के साथ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट है 1 वाला और बी के साथ इलेक्ट्रॉन एसोसिएट है 2 वाला। इस 1 वाले इलेक्ट्रॉन्स का इस न्यूक्लियाई के साथ भी अट्रैक्शन रहेगा और इस 2 वाले का इस न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन रहेगा। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। ये दोनों जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है इस न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन फोर्स में रहे और ये वाला हो सकता है इस न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन फोर्स में रहे। और जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स पास आएंगे तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे सेम चार्ज है तो यहाँ पे रिपल्सन होगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे भी अट्रैक्शन होगा, ये भी अट्रैक्शन है और ये भी अट्रैक्शन है। मीन्स हमें ये तो पता है कि हो क्या रहा है। दो न्यूक्लियाई थे। अब हमने ये कहा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, जो इस न्यूक्लियाई और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को मैंने RA1 से डिनोट किया है। इस न्यूक्लियाई और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को मैंने RB से डिनोट किया है। RB, ये RB1 और ये RB2, ये RB1 और ये RB2, वैसे ही ये RA2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमने कहा है R12। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस को हमने R12 से डिनोट किया है। इस न्यूक्लियाई और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हमने RA1 से डिनोट किया है। इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस को RB2 से और इस न्यूक्लियाई और इस इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को RA2 से। इस तरीके से हमने इसको मेंशन किया है। अब हम इसके लिए हैमिल्टन ऑपरेटर जब हम लिखेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए, तो आपको याद होगा, आपने उस टाइम लिखा होगा हैमिल्टन ऑपरेटर जब हमने हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पे इस एटम के कारण हैमिल्टन ऑपरेटर प्लस इस एटम के कारण हैमिल्टन ऑपरेटर प्लस में इन दोनों के कॉम्बिनेशन से का हैमिल्टन ऑपरेटर इसके इक्वल होता है। इसके कारण हैमिल्टन ऑपरेटर को जब हम मेंशन करेंगे तो हम लिखते हैं HA -1/2 डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, इनके बीच की डिस्टेंस पोटेंशियल एनर्जी से डिनोट किया जाता है
इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो डिस्टेंस है, अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए माइनस साइन आया। ये बाहर माइनस था इसलिए यहाँ पे भी माइनस साइन आया है, वरना प्लस आता अट्रैक्शन फोर्स का, और ये होता है 1/r(a1) स्क्वायर की फॉर्म में। वैसे ही दूसरे का निकालेंगे हम HAB, तो उसका भी क्या आएगा -1/2 डेल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो आप A से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सेम चीज है, डेल B स्क्वायर -1/RB स्क्वायर। और H1 क्या है, इन दोनों के अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन से क्रिएट हुआ है, मींस मॉलिक्यूल के अंदर हैमिल्टन ऑपरेटर है। मॉलिक्यूल का हैमिल्टन ऑपरेटर हम किससे डिनोट करेंगे, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स और इनका आपस का रिपल्सन फोर्स, सॉरी ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स और ये आपस का रिपल्सन, ये यूज नहीं करेंगे हम, ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स और ये रिपल्सन। तो वहां पे भी आपका H डैश ये होगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, माइनस अट्रैक्शन फोर्स को हम पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे। अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ये 1/RA2 प्लस 1/RB2 माइनस रिपल्सन क्या है, रिपल्सन को माइनस साइन से दिखाएंगे, 1/R12 माइनस 1/RAB। ये हैमिल्टन ऑपरेटर है इस मॉलिक्यूल का, ये हैमिल्टन ऑपरेटर है A एटम का, ये हैमिल्टन ऑपरेटर है B एटम का। तो इस पूरे सिस्टम के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के लिए हैमिल्टन ऑपरेटर हम लिखते हैं A एटम का हैमिल्टन ऑपरेटर, B एटम का हैमिल्टन ऑपरेटर, और प्लस में पूरे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने वाले मॉलिक्यूल्स का हैमिल्टन ऑपरेटर के इक्वल होता है। यहां तक क्लियर। अब जब ये मॉलिक्यूल बना है, मीन्स H2 मॉलिक्यूल बना है, तो हमने ये कहा कि हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, हमारे पास दो कंडीशंस क्रिएट हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो हो सकता है कि ये HA1 वाले इलेक्ट्रॉन से ही अट्रैक्ट रहे और ये HB इस 2 वाले इलेक्ट्रॉन से ही अट्रैक्ट रहे। फर्स्ट कंडीशन तो हमने ये कहा कि ये HA जो है ये 1 वाले इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट रहे और HB जो है वो 2 वाले इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ रहे। फर्स्ट कंडीशन हमने फर्स्ट कंडीशन हमने मानी, इफ HA attach 1 electron and HB attached 2 electron। इस वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये 2 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन्स, और 1 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है ये 1 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ अटैच होगा। तो उस टाइम हम इसके वेव फंक्शन को कैसे लिखेंगे, जब ये 1 वाले से अटैच है तो इस वेव फंक्शंस को हम psi-a1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके वेव फंक्शंस को हम psi-b2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस सिस्टम के वेव फंक्शन को हम psi1 ये कहेंगे psi-a1 इंटू psi-b2 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशंस ये भी तो हो सकती है, क्योंकि हमें ये पता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर दिया, तो अब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में रहेगा। तो हम दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं कि इफ HA किसके साथ अटैच हो जाए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और HB किसके साथ अटैच हो जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ। उस केस में हम इसके वेव फंक्शन, इस सिस्टम के वेव फंक्शन psi2 इसको रिप्रेजेंट करेंगे psi-a1 इंटू में psi-b2,
सॉरी अपोजिट, psi1 टू psi1। भाई इसके वेव फंक्शन को मैं डिनोट करूंगी psi a 2 से, और इस वाले वेव फंक्शन को मैं रिप्रेजेंट करूंगी psi b 1 से। 1 और 2 ये इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वाला जो न्यूक्लियाई है वो 2 वाले से अटैच है, और ये वाला न्यूक्लियाई जो है वो 1 वाले इलेक्ट्रॉन से अटैच है। सिर्फ इतना ही काम है। उसके बाद हमने सेकंड थ्योरम पढ़ी थी कि वीबीटी, सेकंड हमने थ्योरम पढ़ी थी कि जब सिस्टम में एक से ज्यादा वेव फंक्शंस आपस में जुड़ते हैं तो ये आपस में LCAO मेथड से इनका कौन सा कॉम्बिनेशन बनता है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है। तो इस सिस्टम का वेव फंक्शन, वैलेंस बॉन्ड का वेव फंक्शन जिसको हम साई वीबीटी कहेंगे, ये साई वीबी क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों साई ए और साई 1 और साई 2 वेव फंक्शंस के क्या होंगे, ये लीनियर कॉम्बिनेशंस होंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशंस में हम शो करते हैं C1 साई 1 प्लस C2 साई 2, इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने पढ़ा था जहां पे C1 और C2 ये क्या है, आपके मिक्सिंग कोफिशिएंट, और हमने इन मिक्सिंग कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था कि यदि दोनों एटम्स सेम होते हैं, यदि दोनों एटम्स सिमिलर होते हैं, उस केस में हमारा जो इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर है वो भी आपस में इक्वल होता है। HA यहाँ पे दोनों ही क्या है, हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी किसके हुए, हाइड्रोजन एटम के ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए। तो उन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स से रिलेटेड जो कोफिशिएंट है, मिक्सिंग कोफिशिएंट्स, उनके स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा इक्वल होगी। तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि C1 जो होता है वो प्लस माइनस C2 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको MOT में भी बहुत अच्छे से बता दिया था कि जब सिमिलर एटम्स से जुड़ के मॉलिक्यूल बनता है उस केस में इनके मिक्सिंग कोफिशिएंट के स्क्वायर की वैल्यू इक्वल होती है, क्योंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो उस केस में आपके मिक्सिंग कोफिशिएंट्स की वैल्यू यहां से C1 की वैल्यू निकल के आ गई प्लस माइनस C2। अब एक बार मैं यहां पे वैल्यू पुट करूंगी C1 की C2 की वैल्यू C1, और एक बार C2 की वैल्यू माइनस C1 पुट करूंगी, तो मेरे पास दो वेव फंक्शंस बन जाएंगे। भाई दो ही वैलेंस बॉन्ड, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने हैं हाइड्रोजन के अंदर, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल और दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब पार्टिसिपेट करते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो एक के लिए तो साई प्लस से डिनोट करूंगी जिसके लिए मैं C1 प्लस यूज करूंगी, और एक के लिए मैं माइनस यूज करूंगी। साई प्लस की वैल्यू जब मैं इस C2 की जगह C1 पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, C1 साई1 प्लस C1 साई2। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि C1 कॉमन ले लिया, साई1 प्लस साई2। जब माइनस यूज करूंगी तो मेरे पास आएगा C1 साई1 माइनस C1 साई2। भाई इस C1 की वैल्यू प्लस माइनस C2 है, मीन्स एक बार C1 इक्वल टू C2 है और दूसरी कंडीशन में C1 इक्वल टू माइनस C2 है। ये वैल्यूज मैंने एक बार C1 इक्वल टू C2 यूज किया तो मेरे पास ये बना, एक बार C1 इक्वल टू माइनस C2 यूज किया तो मेरे पास ये आया, मीन्स C1 कॉमन आ गया, साई1 माइनस साई2, ये फॉर्म बन गई। अब यहां पे हम
psi1 और psi2 की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास इनके वेव फंक्शंस बन जाएंगे। psi1 और psi2 की वैल्यू क्या थी? psi1 की वैल्यू तो हमने लिखी थी psi1 इंटू psi2 और psi2 की वैल्यू हमने लिखी थी psi2 इंटू psi1। ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे साई प्लस में भी पुट करूंगी और साई माइनस में भी पुट करूंगी। साई प्लस में पुट करने पे मेरे पास बच गया C1 साई A1 इंटू साई B2 प्लस साई A2 इंटू साई B1। वैसे ही ये बना C1 साई A1 साई B2 माइनस साई A1 इंटू साई B2। अब हमने इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली थी वेव फंक्शंस को नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस फॉलो करके। हमने ये कहा था कि ये जो वेव फंक्शंस होते हैं ये नॉर्मलाइज्ड होते हैं। एमओटी में मैंने आपसे निकलवाई थी, तो यहाँ पे भी हम नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को फॉलो करते हैं। नॉर्मलाइज्ड कंडीशन अप्लाई। जब मैं नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस को अप्लाई करूंगी तो मेरे पास C1 की वैल्यू आएगी 1/√2 प्लस 2SAB का होल स्क्वायर। ये मेरे पास प्लस माइनस C1 की वैल्यू आएगी। प्लस माइनस C1 की वैल्यू आएगी। ये वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी तो मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी? साई प्लस की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी और साई माइनस की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। साई प्लस की वैल्यू मेरे पास आई 1/, मैं केवल प्लस वाली वैल्यूज ही यूज करूंगी, 1/√2 प्लस 2SAB का होल स्क्वायर साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1। वैसे ही साई माइनस ये आया 1/√2 प्लस 2SAB का होल स्क्वायर साई A1 साई B2 माइनस साई A1 साई B2। ये वेव फंक्शंस निकल के आ गए। H2 मॉलिक्यूल जब बनता है तो उसमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शंस ये रहा और दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन ये रहा। इस वाले वेव फंक्शंस को हमने जहां पे दोनों वेव फंक्शंस के एडिशन से बनता है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहा था। क्या कहा था? सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और ये कैसा है? जहां पे माइनस से बन रहा था उसको हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहा था। क्या नाम बताया था? एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। मैंने एमओटी अच्छे से पढ़ाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था। ये था एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। हमने ये कहा था कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन जो बनता है वो कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनता है और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन बनता है डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन से बनता है। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं और ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। अब हम कल इनके लिए एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम वही पोस्टुलेट यूज करेंगे और उस पोस्टुलेट का यूज करते हुए हम इनकी
एनर्जी इस वेव फंक्शंस का यूज करेंगे और क्वांटम पोस्टुलेट यूज करेंगे। क्वांटम पोस्टुलेट्स में एनर्जी ई ये होती है साई स्टार डी टो। इसका यूज करते हुए हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इनके लिए। ये एनर्जी का पोर्शन हम आगे कल की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।